मेरी ननदें मेरे लिए बोझ नहीं। अभी 1 साल पहले ही दीपा की शादी गौतम से हुई थी। गौतम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, छोटी सी दुकान चलाता था और दीपा के सपने बहुत ऊंचे थे। पर कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। अच्छी पढ़ी लिखी दीपा की शादी गौतम से इसलिए करवा दी गई क्योंकि वह कम दहेज में मान गए थे। दीपा के पापा की मौत तो काफ़ी पहले ही हो गई थी। मम्मी भी अपने बेटों पर निर्भर थी और जवान ननद भाभी के कलेजे में वैसे ही चुभती थी। उन्हें लगता है जल्दी से इनका ब्याह हो तो छुटकारा मिल जाए। जगह जगह शादी की बात चलाई, पर पढ़ाई और गुड़ के लिए किसी ने नहीं पूछा। सब यही पूछ रहे थे, इकलौती बहन है, कितना शादी में लगा दोगे। दीपा शादी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए फिर शादी कर लेगी। पर गुंजन भाभी को जल्दी थी। अब ये लो महारानी पहले नौकरी करेगी, फिर 2-3 साल बाद शादी करेगी। बूढ़ी होकर शादी करनी है क्या? समाज वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। पर इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। शादी की उम्र में शादी नहीं करेगी तो घर बैठकर भी क्या करेगी? अब नौकरी कोई ऐसे तो धरी नहीं है जो चुटकी बजाते ही मिल जाएगी। ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो लड़के नहीं मिलेंगे। मैं तो कह देती हूँ 2-3 महीने में शादी निपटा दो, ताकि हमारे सिर से बोझ उतरे। आगे हमारी भी जिंदगी है, कब तक कुंवारी ननद का बोझ सिर पर लेकर घूमेंगे। गुंजन भाभी ने अपना फैसला सुना दिया। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। भाई सुरेश ने हामी में गर्दन हिला दी और दीपा की मम्मी कल्पना जी की बोलती बंद हो गई। इसी साल दीपा ने बीएड पूरा किया था। बड़ी मुश्किल से उसने यह डिग्री पूरी की। अब वो नौकरी करना चाहती थी, पर गुंजन ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। सुरेश भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर जहाँ अच्छे लड़के मिल रहे थे वहाँ उतना ही दहेज मांगा जा रहा था। आप भी बेकार में विचार कर रही हो। अब लड़का 12वीं पास है, छोटी सी दुकान चलाता है तो क्या हुआ? दहेज की तो मांग नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि आंख मूंद कर हाँ कर दो, और मम्मी जी और दीपा से कह दूंगी कि हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे। अब लाखों का दहेज हमारे पास में नहीं है। सुरेश ने घर पर बात की तो कल्पना जी बोली, एक ही बहन है, उसे भी कुएं में धक्का देगा क्या? घर बाहर तो अच्छे से देख ले। दीपा तो अच्छी पढ़ी लिखी है, वो 12वीं पास के साथ कैसे रह पाएगी? कैसा भाई है? अपनी छोटी बहन भी बोझ लगने लगी है। मम्मी, सिर्फ दीपा ही नहीं, आप और मेरी पत्नी भी मेरी जिम्मेदारी हो। मेरे बच्चे भी तो हैं, मुझे उनका भविष्य भी देखना है। सारा धन बहन के ब्याह में लगा दूंगा तो मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? फिर मैं बहुत ज़्यादा तो कमाता नहीं हूँ। मुझे तो यह रिश्ता ठीक लग रहा है। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है, इसलिए मैं तो हाँ कहने जा रहा हूँ। यह सब दीपा सुन लेती है। भैया, आप मेरे जीवन का फैसला करने जा रहे हो और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा मेरी इच्छा और मेरी मर्जी क्या है। आपको भी मेरी नौकरी करने से दिक्कत है। मुझे अपनी ज़िंदगी के 2 साल दे दो। मेरे पास बीएड की डिग्री है, फिर मैं कमाऊंगी तो आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। बस अब चुप कर। मैंने और गुंजन ने फैसला कर लिया है, तेरी शादी उसी लड़के से होगी, और अब तुझे जो भी करना है अपने घर जाकर करना। अब हमारे सिर से तो बोझ उतरे। भैया, आप मुझे बार बार बोझ कहकर बुला रहे हो। कल को आपकी बेटी भी बड़ी होगी तो वो भी बोझ होगी। उसकी शादी भी जल्दी ही बिना उसकी मर्जी के कर दोगे क्या? दीपा ने सवाल किया तो सुरेश और गुंजन चुप हो गए। भाई और भाभी के दबाव के कारण दीपा ने शादी के लिए हाँ कर दी। अपने सपनों को टूटता देखकर वह बहुत रोई। कल्पना जी ने उसे संभाला और उसकी शादी गौतम से हो गई। दीपा शादी होकर ससुराल आई तो देखा यहाँ का माहौल एकदम ही अलग था। घर परिवार में पढ़ाई लिखाई से किसी को लेना देना नहीं था। सासू माँ ने यही बोला कि लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, उसे तो चूल्हा चौका ही तो संभालना है।
अब तेरी पढ़ाई को चूल्हे में झोंक दे और रसोई संभाल ले। हमें तो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। यह तो तू हमारे बेटे को पसंद आ गई इसलिए हामी भर दी, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। यह सुनकर दीपा उदास हो गई। उसे लग रहा था कि उसके भैया भाभी ने उसकी पढ़ाई की कीमत नहीं समझी तो क्या हुआ, उसके ससुराल वाले ज़रूर समझेंगे। कम दहेज लिया था तो वह तो यही अंदाज़ा लगा रही थी कि वो लोग खुले विचारों के होंगे और किसी वजह से वह गौतम की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए होंगे। ससुराल में आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके ससुर जी लकवाग्रस्त थे और बिस्तर पर ही रहते थे और सास घर देखती थी। 2 छोटी ननंदें थीं जो स्कूल में पढ़ रही थीं। गौतम ही एकमात्र कमाने वाला था और घर उसी से चल रहा था। दीपा ने तसल्ली से घर की हालत का मुआयना किया। दीपा की सास बोलने में तेज थी, पर जब कोई प्यार से समझाए तो समझ जाती थी। गौतम भी कम बोलते थे। उसे बस सुबह से लेकर रात तक दुकान संभालनी होती थी। घूमने फिरने का भी समय नहीं मिल पाता था। वह अपनी पत्नी दीपा की बहुत इज्जत करता था और उसे प्यार से रखता था। शुरुआत में दीपा ने सबको समझा और फिर उसने एक दिन जब सास अकेली बैठी थी तो बात की। मम्मी जी, अभी तो दोनों बेटियां छोटी हैं। अब यह दोनों स्कूल से कॉलेज जाएंगी। कल को इनकी शादी भी करनी होगी, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? गौतम की कमाई से तो बस घर चल पाता है। भविष्य के लिए कोई सेविंग तो है ही नहीं। अगर घर चलाने वाले 2 जन हो तो घर आराम से चलेगा। भविष्य के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। हाँ बहू, तू ठीक तो कह रही है। अब देखो ना, गौतम के पिताजी तो बिस्तर पकड़े हुए हैं। दोनों बेटियां भी अभी छोटी हैं। अब कोई दूसरा बेटा भी नहीं है जो सहारा बन सकता है। वह कमाता तो घर चलाने में और भी आसानी होती। दीपा ने कहा, मम्मी जी, जरूरी थोड़ी है बेटा ही घर चलाए। बेटी और बहू भी तो घर चला सकती हैं। अब देखो ना, मैंने भी बीएड की हुई है। अभी मुझे भी अच्छे स्कूल में अच्छी नौकरी मिल सकती है और मेरी पगार भी अच्छी खासी होगी। सुबह 7 बजे जाओ और दोपहर तक घर वापस। अच्छा वेतन आएगा तो घर को ही सहारा मिलेगा। दोनों नंदों का भी जीवन संवर जाएगा। अब यह भी अकेले कितना और क्या कर लेंगे। दीपा ने इतनी आसानी और शांतिपूर्वक समझाया तो उनके दिमाग में यह बात तो बैठ ही गई। उस वक्त उसकी सास कुछ नहीं बोली और ना ही गुस्सा हुई। अगले दिन जब दोनों बेटियां स्कूल जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक के जूते घिस गए हैं। तूने बताया नहीं तेरे जूते घिस गए हैं? भैया नहीं दिला देते। मैंने भैया को बताया था पर वह बोले अभी इसी से काम चला ले, अगले महीने दिला देंगे। भैया हमेशा ऐसा ही करते हैं, हर ज़रूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। अब वो रुआसी होकर स्कूल चली गई। यह सुनकर दीपा की सास गंभीर हो गई और दीपा के प्रस्ताव पर सोचने लगी। अगर दीपा खुद नौकरी करना चाहती है तो बुराई क्या है? वह घर पहले की तरह संभाल ही लेगी। अभी तो उनका बुढ़ापा और दोनों बेटियों का भविष्य भी है। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि वह चाहती है कि बहू नौकरी करे, मैं घर संभाल लूँगी। गौतम और दीपा बाहर का संभाल लेंगे तो जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी। ये सुनकर दीपा बहुत खुश हुई और अपने मायके अपनी डिग्री लेने चली गई। गुंजन ने उसे देखते ही ताना मारा और मुंह बनाया, पर दीपा ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी मम्मी कल्पना जी को बताया कि उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए राजी हो गई है। वो अपनी मार्कशीट और डिग्री लेने आई है। ये सुनते ही गुंजन चौंक गई। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी ननद नौकरी करे और अच्छी ज़िंदगी जिए। आखिर उसके ससुराल वाले राजी कैसे हो गए? बहुत कोशिश करने पर भी दीपा ने यह नहीं बताया कि आखिर उसकी सास उसकी नौकरी के लिए कैसे राजी हुई। दीपा एक समझदार बहू थी। अब ससुराल ही उसका अपना घर है और वह अपने घर की परेशानी, अपने घर की बात घर में ही रखना चाहती थी। दीपा ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल चल दी। पर जाने से पहले वह अपनी भाभी गुंजन को कहकर गई, भाभी, आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने की,
पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी संवार लूँगी। इतनी मेहनत से दिन रात जागकर जो मैंने पढ़ाई की है उसे इस तरह तो बर्बाद नहीं होने दूँगी। इसलिए मैंने कोशिश की और मैं जीत गई। अब कुछ ही दिनों में मैं नौकरी करने लग जाऊँगी, फिर मैं अच्छा कमाने भी लगूँगी। अच्छा, वैसे आपको कितनी पगार मिलेगी? गुंजन ने पूछा। भाभी, अब कितनी भी पगार मिले वो अपने घर ससुराल वालों के लिए ही होगी। आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यह कहकर दीपा अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। अब दीपा अच्छा खासा कमाने लगी। घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी होने लगी। समय के साथ दीपा के एक बेटा हो गया और उसका प्रमोशन भी हो गया। अब वह सीनियर टीचर बन गई। उसकी पगार भी बढ़ गई। एक दिन सुबह घर में कोहराम मच गया। दीपा के ससुर जी अचानक चल बसे। पिछले 3 साल से वह बिस्तर पर ही थे। दीपा ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास को संभाला। दीपा अब सीनियर टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। कुछ सालों बाद दोनों नंदें बड़ी हो गई। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो अब उसकी सास को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वह जल्दी से दोनों की शादी करना चाहती थी। एक दिन अचानक मायके से फ़ोन आया कि दीपा के बड़े भाई की अचानक मृत्यु हो गई। उसे अपने मायके जाना पड़ा। 13वीं तक तो वो वहीं पर रुक गई थी। उसकी भतीजी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। गुंजन अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित थी और घर में कमाने वाला चला गया था। भाभी, आप बिटिया की पढ़ाई की चिंता मत करना, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। और वह इंजीनियर बनना चाहती है तो उसे अच्छे से अच्छे संस्थान में मैं पढ़ाऊंगी। यह सुनते ही गुंजन शर्म से ज़मीन में गड़ गई। दीपा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुझे बोझ समझा। शादी ज़बरदस्ती करवा दी और तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। भाभी, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हमें अपनी बेटी का जीवन संवारना है। दीपा ने भाई की बेटी की भी जिम्मेदारी उठा ली। वह ससुराल आ गई। यहाँ दीपा की सास बेटी के लिए लड़का तलाशने में लगी हुई थी, लेकिन दीपा ने इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था पहले दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। उसने अपनी सास को समझाया, मम्मी जी, मेरी नंदें मेरे लिए बोझ नहीं हैं जो मैंने शादी करके उतार दूं। मेरी नंदों को मैंने बेटियों की तरह पाला है, इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक यह दोनों अपने पांव पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। लेकिन दीपा बेटियों को उनके घर भेज देते हैं, बाद में यह अपने हिसाब से ससुराल में पढ़ लेंगी। नहीं मम्मी जी, आप माँ होकर ऐसे कैसे कह सकती हैं? बेटियों को हम दूसरे घर पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे ताकि इन पर कोई मुसीबत आए तो यह पूरी तरह से उसका सामना कर सके। मेरी दोनों नंदें मेरी बेटियां जैसी हैं। जो मेरे साथ हुआ वो मैं उनके साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी डिग्री थी तो मैं नौकरी करके घर चलाने में सहयोग दे पाई। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अब जैसा तू और गौतम चाहेगा वैसा ही होगा। जब तुमने नंदों की बेटियां मान लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। दीपा ने अपने साथ साथ भाई की बेटी और अपनी नंदों का भी जीवन संवार दिया।